हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजुबूस्टर 2.0। आज हम इस चैप्टर में इस क्लास में पूरा इकोसिस्टम कंप्लीट करा देंगे, जो वन शॉट वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। और इकोसिस्टम हम ऐसे पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी की जितनी लाइन होगी वो सभी कंप्लीट कराएंगे। साथ साथ आप लोगों को बता दें, जैसे इसमें ये टॉपिक है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रोडक्टिविटी, डीकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो ये सभी टॉपिक हम कंप्लीट कराएंगे। साथ में आपको उस लाइन पे भी फोकस होगा जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं और जो प्रीवियस ईयर में जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। चलिए, तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और सारी चीज़ों को आप लोगों को समझाएंगे। बच्चा, बात अगर हम करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एन इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज्ड एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। अगर हम इकोसिस्टम को ध्यान दें तो इसको क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कि ये नेचर का एक क्या है, यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है नेचर का। क्यों फंक्शनल यूनिट बोला जाता है? क्योंकि सारी चीज़ें यहीं से बनती हैं। पूरे नेचर की अगर हम बात करें तो सारी चीज़ें हमको यहीं से देखने को मिलती हैं। अब ये यूनिट है तो इसके साथ साथ हमको एक बात समझ में आती है कि क्या इसके बारे में पहले किसने बताया, इसका टर्म किसने बताया? तो एजी टेंसले। किसने बताया था? एजी टेंसले ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो एजी टेंसले ने इसका टर्म दिया था इकोसिस्टम का। लेकिन अगर हम बात करें इकोलॉजी का टर्म्स किसने दिया था? तो अर्नस्ट हैकेल ने दिया था। इकोलॉजी, ये इकोसिस्टम है, वो इकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। इकोलॉजी के बारे में अगर हम बात करें तो उसको किसने बताया था? अर्नस्ट हैकेल ने। अगर हम बोलें कि इंडियन फादर ऑफ इकोसिस्टम किसे बोला जाता है, तो रामदेव मिश्रा को बोला जाता है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पे बात करें, फादर किसको बोला जाता है? तो ईपी ओडम है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, चलिए वेयर, यहां से ध्यान देना, वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट एमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विथ सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट एमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। यहाँ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये क्या है कि एक दूसरे से तो इनका इंटरेक्शन होता ही होता है। साथ साथ जैसे इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम, एक मिनट, यहाँ पे अगर हम बात करें इकोसिस्टम की, तो इकोसिस्टम दो चीज़ों से, दो कंपोनेंट से मिलके बना है। इकोसिस्टम जो है ये दो कंपोनेंट से मिलके बनता है। एक होता है इसमें बायोटिक। बायोटिक जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब इसमें आ जाते हैं बायोटिक में। एक होता है एबायोटिक, जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि बायोटिक का बायोटिक से भी संबंध होता है, एबायोटिक का एबायोटिक से भी संबंध होता है, बायोटिक का एबायोटिक से और एबायोटिक का भी बायोटिक से संबंध होता है। इसका मतलब हम लोग जिस नेचर में, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जिस नेचर में मौजूद है, वहाँ सबसे एक दूसरे से, चाहे जिससे घिरा हुआ है, फिजिकल इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है, चाहे जो भी यहाँ पे इसके आसपास पाया जा रहा है, लिविंग नॉन लिविंग, इन सब के बीच एक दूसरे में इंटरेक्शन होता ही होता है। इस वजह से इसको यूनिट बोली जाती है। अब आप कहोगे सर बायोटिक और बायोटिक के बीच में, बायोटिक एबायोटिक के बीच में हमने इंटरेक्शन पढ़ा था, लेकिन बायोटिक बायोटिक के बीच में, एबायोटिक एबायोटिक के बीच में आप बता रहे हो। हाँ बेटा, ये भी होता है। कैसे होता है हम बता दे रहे हैं। हम लोगों का गाय से इंटरेक्शन है कि नहीं? गाय से, भैंस से दूध हम लेते हैं तो उससे इंटरेक्शन है। हम लोगों का जीवित जीवों से इंटरेक्शन किस प्रकार है, ये सारी चीज़ें समझो। हम लोग खेत में सब्जियां लगाते हैं, फसल उगाते हैं, तो वहाँ से सब्जियां और फसल, अनाज हम लेते हैं, तो वो भी प्लांट भी लिविंग है, हम भी लिविंग है। तो हमारा उस बायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन है कि नहीं? क्योंकि वो प्रोड्यूसर है, हम कंज्यूमर हैं, तो इंटरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? और अब आप कहोगे सर एबायोटिक का एबायोटिक से कैसे होगा तब? अरे भाई देखो, एबायोटिक का एबायोटिक से इसलिए होता है कि कहीं पे अगर बारिश हो गया, नमी मौजूद है, अगर धूप हवा उसको ना मिले तो वो कीचड़ ही बना रह जाएगा, मिट्टी ना। इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमस, लाइट, वाटर, इन सब का नीड होता है, एक दूसरे की नीड होती है। जैसे एक प्लांट को ग्रोथ कराने के लिए सिर्फ मिट्टी में फेंक दो वो ग्रोथ कर जाएगा? नहीं, उसको लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिड, ये सारी चीज़ें चाहिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं एबायोटिक का एबायोटिक से, बायोटिक का बायोटिक से और एबायोटिक का एबायोटिक से भी क्या होता है? इंटरेक्शन होता है। इसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इकोसिस्टम वरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड अ लार्ज फॉरेस्ट आर अ सी। जो इकोसिस्टम है ये हम पूरे दुनिया में देख सकते हैं। इकोसिस्टम की बात अगर यहाँ पे जैसे ये लिख दिया है, हम इकोसिस्टम कहाँ पे देखते हैं ज़्यादातर? ग्रेटली साइज फ्रॉम अ स्मॉल पॉन्ड, छोटी सी एक नदी, झील, रिवर, पॉन्ड, पोखरा, ये हम देख रहे हैं। अगर हम बात करें लार्ज फॉरेस्ट, बड़ी सी जंगल से लेके एक समुद्र तक अगर हम बात करें, या फिर सिंपल वन ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी भी अगर कहीं है तो उसमें भी वहाँ इकोसिस्टम चल रहा होगा। यहाँ तक कि आपके गमले में एक पेड़ लगा है, पौधा लगा है, वहाँ भी इकोसिस्टम चल रहा है। आपके पॉट में, आई मीन आपने एक गमले में एक पौधा लगा दिया तो यहाँ पे ये पौधा उग तो जरूर गया, लेकिन इसके ऊपर न जाने कितने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होंगे। कीड़े मकोड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो ये बायोटिक फैक्टर हो गया। अब जिस पॉट में लगाया है वो मिट्टी में है, मिट्टी है इसमें, इसमें आप पानी डालेंगे, बाहर से लाइट आएगा, टेम्परेचर होगा, तो ये सारी चीज़ें एबायोटिक हो गई। अब इस कीड़े को खाने के लिए पक्षियाँ भी तो आएंगी, नई पक्षियाँ, छिपकली आएंगी, गिरगिट आएगा, तो ये इन लोगों का फूड वेब, फूड चैन, बायोटिक एबायोटिक का इंटरेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही हम बोल रहे हैं कि छोटे से पॉन्ड से लेके एक लार्ज फॉरेस्ट और सी तक हम इकोसिस्टम अपने इन्वायरमेंट में चारों तरफ देख लेते हैं। मेनी इकोलॉजिस्ट, यहां पे ध्यान देना, मेनी इकोलॉजिस्ट, चलिए ध्यान दीजिए, मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड्स द इंटायर बायोस्फीयर एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम। मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड्स यानी जो इकोलॉजिस्ट कहते हैं उनके अनुसार हम ये क्यों देखने जाए, हम खुद ये जान सकते हैं कि जो भी बायोस्फीयर हम लोगों का बन रहा है ये पूरी एक ग्लोबल इकोसिस्टम तो है। भाई हमने क्या बोला, एक छोटे से पेड़ पौधे से लेके एक बूंद पानी से लेके समुंदर, हवा, पानी, झील, झरना, जंगल, ये सभी क्या है? ये सभी पूरा बायोस्फीयर तो बना रहे हैं एज अ ग्लोबल इकोसिस्टम, है ना। फिर अगर हम बात करें एज अ कंपोजिट ऑफ ऑल, अगर हम इन सबको मिला दें लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, यही लोकल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, जितने भी छोटे छोटे इकोसिस्टम है सब मिला के ग्लोबल इकोसिस्टम बनाते हैं। सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड एट वन टाइम, यानी सिंस दिस सिस्टम इज टू मच बिग, यानी ये सिस्टम बहुत बड़ा है, एंड कॉम्प्लेक्स टू बी स्टडीड, बहुत कॉम्प्लेक्स भी है पढ़ने के लिए, एक समय में एक को हम अगर पढ़ें तभी बेटर होगा। इट इज क्या कन्वेनियंट टू डिवाइड इट इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पूरा इकोसिस्टम की बात होती है, ये भाई अगर हम पूरा ग्लोबल स्टडीज करने जाए तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको इसके हिसाब से दो भागों में बांट दिया गया कि आसानी हो जाए। जो ऊपर की तरफ था वो टेरेस्ट्रियल हो गया, जो पानी में था सबको एक्वेटिक बोल दिया गया। तो दो भागों में इसको इस प्रकार से बांटा गया कि एक हो गया टेरेस्ट्रियल और एक हो गया एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दो इकोसिस्टम बना दिया गया। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, ये पॉइंट एग्जाम में देखना आने का चांस रहेगा। फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यहां से ध्यान दीजिएगा, ये वाली पॉइंट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल अगर हम बोले तो क्या क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, पॉन्ड, लेक, वाटरलैंड, रिवर, एस्चरीज, जहाँ पे एस्चरीज मतलब क्या हो गया? जहाँ समुंदर, नदियाँ समुंदर से मिलती हैं, यही एस्चरीज है ना। तो ये अगर हम बात करें, यहाँ पे फोकस करना आप लोग, ये वाली पॉइंट कि पॉन्ड, लेक, वाटरलैंड, रिवर, वाटरलैंड क्या है? सॉरी वाटरलैंड नहीं, वेटलैंड, जो लगभग टाइम क्या रहती है? नम बनी रहती है जहाँ की भूमि, उसे वेटलैंड बोलते हैं। रिवर, एस्चरीज हमने बता दिया, आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो एक्वेटिक का क्या एग्जाम्पल हो गया? पॉन्ड है, लेक है, जहाँ पे पानी पाया जाए वैसे जगहों को हम क्या बोल देंगे? एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो वेटलैंड, रिवर, एस्चरीज, पॉन्ड, लेक। इसके बाद अगर हम बात करें, फिर क्रॉप फील्ड आर एन एक्वेरियम आर
ध्यान देना, क्रॉप फील्ड एंड एन एक्वेरियम में आल्सो बी कंसिडर्ड एज मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हम कह सकते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम का मतलब जैसे हमने कोई फसल उगाया, हम एक खेत में फसल उगा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना इसमें हम कौन सा फसल उगाएंगे। तो ये हो गया, ये एक प्रकार का क्या है, मैन मेड इकोसिस्टम है ना। वैसे ही जैसे हम अपने घरों में एक एक्वेरियम ला के रख दिए, एक्वेरियम में हम अपने हिसाब से मछली पालेंगे, जो मछली हमको पसंद आएगी वो हम रखेंगे, जब चाहेंगे इसका पानी बदलेंगे, जब चाहेंगे इसको खाना देंगे। तो ये मेरे हिसाब से चलने वाला इकोसिस्टम है। सो दीज आर कॉल्ड मैन मेड आर आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। जैसे एक गमले में हमने पौधा लगा दिया, जो पौधा हमारा इच्छा करेगा वही हम लगाएंगे ना। जैसे हमने एक गार्डनिंग की, तो गार्डनिंग जब हम कर रहे हैं, बगीचा बना रहे हैं, तो वो भी तो हम अपने हिसाब से पेड़ लगाएंगे ना। तो ये जो हम जहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, ऐसा क्या कहलाता है, वो मैन मेड कहलाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक का पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम बात करें नीचे, वी विल फर्स्ट लुक एट द स्ट्रक्चर of an of the ecosystem in order to appreciate the input productivity। जो यहाँ पे अगर हम बात करें, we will first look at the structure of ecosystem। स्ट्रक्चर की अगर हम बात कर रहे हैं, इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर में बात कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू अप्रिसिएट द इनपुट आ जाएगा इनके स्ट्रक्चर में, जो चीजें बन रही हैं, प्रोडक्टिविटी। जैसे क्या है कि पेड़ पौधे सूर्य से एनर्जी ले रहे हैं, तो वो अपना भोजन बना रहे हैं, जीपीपी एनपीपी, तो ये प्रोडक्टिविटी हो गया। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर जो करते हैं एनर्जी, ये लेते हैं एनर्जी, खाएंगे, प्रोडक्टिविटी बनाएंगे। और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फूड चैन, फूड वेब, जैसे प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तक जाता है। तो ये न्यूट्रिएंट साइकिल अब नहीं पढ़ना है, पहले रहता था। फिर वेब, फूड वेब है, फूड चैन है, ये सारी चीजें कहाँ आ जाएंगी, स्ट्रक्चर में। एंड द आउटपुट, अभी इनपुट में देखो एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द इनपुट ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का इनपुट क्या है। तो प्रोडक्टिविटी दे दिया, फूड वेब दे दिया, फूड चैन दे दिया, नाइट्रोजन साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल दे दिया, और एनर्जी लॉस दे दिया। तो इसमें कौन सा नहीं है, एनर्जी लॉस आप कर दोगे कि नहीं है, यही करोगे ना, क्योंकि इनपुट में हमने पूछा, तो इनपुट तो यही हुआ ना। अब आउटपुट की बात अगर हम करें, तो आउटपुट में डिग्रेडिएशन एंड एनर्जी लॉस, जो रेस्पिरेटरी लॉस होता है वही एनर्जी लॉस और डिग्रेडिएशन। वी विल आल्सो लुक एट द रिलेशनशिप साइकिल। अब हम इसमें रिलेशनशिप साइकिल इनका देखेंगे, चैन देखेंगे, फूड वेब देखेंगे, दैट आर क्रिएटेड एज रिजल्ट ऑफ दीज एनर्जी फ्लोज विद इन द सिस्टम एंड दियर इंटर रिलेशनशिप। अब इस साइकिल में क्या होता है, दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एनर्जी फ्लो। एनर्जी क्या होती है भाई, 10% यहाँ पे आया, फिर 10%, 10%, 10%, तो 10% एनर्जी जाती रहती है ना पास आउट करते हुए। तो यही इंटर रिलेशनशिप के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब है इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखिए यहाँ से आपकी अभी जितना उसमें हमने पढ़ा है, वहाँ भी क्वेश्चन बन रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने बताई। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर इकोसिस्टम का कैसे बनता है और फंक्शन कैसे होता है। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक्ड एट द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट। यानी हम अपने इन्वायरमेंट में कंपोनेंट कुछ देखते हैं, वो कंपोनेंट क्या क्या हो सकता है। एक है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। दो कंपोनेंट होता है, एबायोटिक और एक होता है बायोटिक। एबायोटिक, ए फॉर अब्सेंट, बायो मतलब लाइफ, जहाँ पे लाइफ अब्सेंट हो, आई मीन नॉन लिविंग। बायोटिक मतलब लिविंग। तो ये हो गया लिविंग की बात हो रही है, ये नॉन लिविंग की बात हो रही है। यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर एंड दियर सराउंडिंग। यानी ये एक दूसरे को कैसे इफेक्ट पहुंचा सकते हैं और कैसे लाभ लेते हैं सराउंडिंग से, और क्या इफेक्ट पहुंच। भाई हम घर में बैठे हैं और बाहर क्या है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है या बारिश हो रहा है, बाहर निकलेंगे भीग जाएंगे ना। तो बाहर के इन्वायरमेंट से बचने के लिए तो हम अंदर बैठे हैं, तो ये कैसे इफेक्ट पहुंचा सकता है। यू स्टडीड हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर एंड दियर सराउंडिंग।
भाई बारिश अच्छा होगा, मौसम अच्छा रहेगा तब तो हमारे फसल अच्छे होंगे। तो एबायोटिक फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है बायोटिक फैक्टर, लेकिन बायोटिक के ऊपर भी तो एबायोटिक डिपेंड करता है। हम सारे धरती से पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं तो इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है कि नहीं? तो ये इफेक्ट है कि नहीं एक प्रकार का, कि जो हमारी सराउंडिंग है ये क्यों क्षतिग्रस्त हो रही है? क्योंकि हम ही लोग तो कर रहे हैं, बायोटिक फैक्टर तो कर रहा है। और बायोटिक को हम जैसे जो इसमें बायोटिक फैक्टर होता है, प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है। एबायोटिक में क्या है? एयर, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ये सारी चीजें है ना। लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट इन अ मोर इंटीग्रेटेड मैनर के बाद अब अगर हम ध्यान दें, यहाँ पे ध्यान देने योग्य बातें हैं बेटा। इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी, यानी यहाँ पे अगर हम ध्यान दें कि लेट अस लुक एट दीज कंपोनेंट in a more integrated manner and see how the flow of energy takes place within these component of the ecosystem। भाई एक यहाँ पे हमने सन बना दिया, ये सन है, यहाँ से एनर्जी आई, यहाँ से 10,000 किलो जूल चला, 10,000 किलो जूल चला। अब क्या ये प्रोड्यूसर के पास, ये पेड़ पौधे हो गए, इसके पास, इस पेड़ पौधे के पास क्या ये पूरा 10,000 जा रहा है? नहीं जाता ना। यहाँ से क्या होता है कि 50% अगर हम बात करें, जो 50% एनर्जी होती है जो इन्वायरमेंट से आती है धरती पे, 50% आती है, 50% लॉस हो जाती है। उस 50% में 2 से 10% पौधे लेते हैं, 2 से 10% तक पौधे लेते हैं, यही होता है ना। अब इससे पूरी साइकिल चलती है। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट इसको आपको कंफ्यूजन ना करते हुए ये हम बताएं कि यहाँ से मान लो एनर्जी आई, ये एनर्जी प्रोड्यूसर के पास आई 10% आई, फिर इसके बाद ये पहले प्राइमरी कंज्यूमर के पास गई, तो ये इसका यानी जो 10% बचा है इसका क्या होगा? 90% क्या होगा? खर्च हो जाएगा। इस 10% का भी 10% जो है कहाँ आएगा? इसके पास। बचे हुए इस 10% में से 10% यहाँ आने वाला है, ध्यान देना। बाकी 90% क्या होगा? इस पौधे की जो रेस्पिरेटरी रेट है उसमें खर्च हो जाएगी। अब इसके पास जो आया, मान लो यहाँ 1 आया, अब इस 1 का 90% क्या होगा? लॉस कर जाएगा ये अपनी वर्क में। बाकी जो यहाँ से 10% है वो अगले में ट्रांसफर होगा। तो यही बता रहा है कि एबायोटिक से बायोटिक तक एनर्जी कैसे पहुंचती है और कैसे लॉस होती है। चलिए, इंटरेक्शन of biotic and abiotic component result in a physical structure that is characteristics for each type of ecosystem। यानी प्रत्येक इकोसिस्टम में, चाहे हम एक्वेटिक की बात करें, चाहे हम टेरेस्ट्रियल की बात करें, चाहे फॉरेस्ट की बात करें, चाहे एरोबिक की बात करें, सभी जगहों पे जो एबायोटिक और बायोटिक का इंटरेक्शन है ये उनके कैरेक्टर को, पूरा इकोसिस्टम के कैरेक्टर को बता देता है। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर बना देता है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। चाहे वो कोई इकोसिस्टम हो, वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक मिलेंगे तभी उसका स्ट्रक्चर बनेगा। जैसे हम यहाँ पे एक पॉन्ड बना दे रहे हैं, ये एक पॉन्ड बना दिए, पॉन्ड में कुछ ऐसे होंगे जो सरफेस पे अटैच होंगे प्लांट, कुछ ऐसे होंगे जो सबमर्ज टाइप के होंगे जो आधे डूबे हुए तैरेंगे, कुछ ऐसे होंगे जो एकदम सरफेस पे तैर रहे होंगे, कुछ क्या होगा? बॉटम पे ग्रो किए होंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे होंगे जो क्या एनिमल, कुछ ऐसे होंगे एनिमल जो यहाँ पे होंगे, सरफेस पे होंगे, कुछ होंगे मिडल रीजन पे होंगे, कुछ एकदम नीचे होंगे। तो ये हमको बताता है कि यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है, यहाँ पे है, यहाँ पे ये सब मिल के क्या कर रहे हैं? यही तो बना रहे हैं एक प्रकार का इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर। अब आपके माइंड में आएगा, सर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर ये बना रहे हैं लेकिन आपने 3-4 भागों में बांट दिया। एक बता दिया कि सरफेस वाले मिट्टी से अटैच होंगे,
एक पानी में ऊपर सरफेस पे तैर रहे होंगे, कुछ डूब के तैर रहे होंगे और कुछ बॉटम पे होंगे। हाँ बेटा, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब कुछ ऊपर की तरफ, कुछ उससे नीचे, कुछ उससे नीचे। तो होते हैं ना, कुछ प्लांट हमको देखने को मिल जाते हैं इकोसिस्टम में, जो क्या होंगे, एकदम किनारे पे सरफेस पे होंगे, कुछ सबमर्ज्ड होंगे, कुछ क्या होंगे, बॉटम पे होंगे। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन कहलाता है। कुछ ऐसे एनिमल होंगे जो एकदम सरफेस पे रहेंगे, कुछ डूबे हुए रहेंगे, कुछ कीचड़ में रहेंगे। ये स्ट्रेटिफिकेशन होता है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर हम आगे बात करें तो आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन, यानी इनको पहचानना और इनकी नंबरिंग कर देना ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीसीज कंपोजिशन। जैसे जैसे यहां से हमने देखा एक फॉरेस्ट दिखलाई दे रहा था, फॉरेस्ट में हम गए, पास में गए, तो क्या हुआ, कुछ हमको इस प्रकार से मिला, ये छोटे 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 सरफेस से अटैच ग्रास वाली पोर्शन हो गई। ठीक है भाई, ये हमने देखा। कुछ पौधे ऐसे थे जो सरफेस से थोड़ा सा उठ के थे, ये तो हो गए ग्रास, ये हो गया हर्ब, ये हो गया हर्ब, ये हो गया हर्ब। फिर कुछ ऐसे पौधे हमको मिल गए, कुछ ऐसे पौधे मिल गए जो क्या थे, जो इनसे थोड़े से बड़े बड़े थे, इनसे थोड़े से बड़े बड़े दिख गए। फिर इसके बाद कुछ ऐसे पौधे मिल गए जो सबसे बड़े थे, ब्रांच था उसमें, रूट था अच्छा खासा। तो अब देखो, जंगल में जब हमने देखा तो हमको कितनी प्रकार यहाँ पे दिखलाई दी बेटा, कई प्रकार हमको दिखलाई दे रहा था। एक तो ऐसा दिखलाई दिया जो क्या था, सरफेस से एकदम, यानी हम जब जंगल में एंट्री किए तो हमारे पैर से ही टच हो रहा था। जो पैर से टच हो रहा था वो था ग्रास। जो हमारे घुटने के पास तक टच हो रहा था वो क्या था, हर्ब था, जिसका हर्बेरियम तैयार करते हैं। जो हम आगे बढ़ते गए तो हमारे चेस्ट से और माथे से, सर से टकरा रहा था, वो क्या था, हर्ब था। ये कैरेक्टर भी याद रखते चलना जो हम बोल रहे हैं। अब जब हम कुछ आगे गए तो हमको कुछ ऐसे पौधे मिल गए जिसको हमें सर उठा के ऊपर देखना पड़ा, तब हमको दिखलाई दे रहे थे, ऊपर ऐसे देखना पड़ रहा था, जो एकदम ऊपर की तरफ थे। तो ये क्या थे, ट्री थे, ट्री थे। तो यही जो ग्रास, हर्ब, श्रब, ट्री, या ट्री, हर्ब, ट्री, श्रब, हर्ब, यानी हर्ब, श्रब, सॉरी, ट्री, श्रब, हर्ब और ग्रास, जो हम ऐसे सिस्टम से करते आ रहे हैं, इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। वर्टिकली, वर्टिकली यहाँ से हमने स्टडी किया, ध्यान देना, हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचे हैं, ये बड़ी ट्री, उससे छोटी, उससे छोटी, और एकदम धरातल पे। तो ये एक वर्टिकली हम चल रहे थे ना, सीधे हम ऐसे गए वर्टिकली, तो यही है स्ट्रेटिफिकेशन। अब जरा इसको देख लेते हैं। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, दीज ऑक्युपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा ऑफ आर लेयर ऑफ फॉरेस्ट श्रब, द सेकेंड एंड हर्ब एंड ग्रासेस ऑक्युपाई द बॉटम लेयर्स। क्लियर है, ये हमने अभी समझाया है बेटा, आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार हम देखते हैं इसमें, वो हाइलाइटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाइलाइटर बन जा रहा है क्या, अगर हाइलाइटर सा नहीं हो पाएगा, चलिए कोई नहीं, हाइलाइटर वाला भी ऑप्शन हम जल्दी ही पैदा करेंगे इसमें, क्योंकि अब हमको कुछ सारे पोर्शन दे देने हैं तो भाई ज़रूरी है। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गई, आगे चलें, आगे ध्यान दीजिए। The components of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect। अगर हम इन सब की बात करें तो हमको फंक्शन समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने स्ट्रक्चर देखा कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है। अब हमको ये बताना चाह रहा है कि अगर आप नीचे वाले कुछ पोर्शन को ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप समझ जाएंगे इसके फंक्शन। प्रोडक्टिविटी, भाई सन से, ये हमने सन बनाया था, इससे सारी लाइट जो हो रही थी एनर्जी के रूप में आ रही थी। ये पौधे क्या कर रहे थे, पौधे ले रहे थे, ये थे प्रोड्यूसर, और एक प्रोडक्ट को बना रहे थे। जो एनर्जी ये बना रहे थे, इससे कंज्यूमर लेता है, आगे कोई खाता है, और धीरे धीरे सारी जनरेशन खा पी के ऐसे ही एक दूसरे से डिपेंड होकर बढ़ती चली जाती है। प्रोडक्टिविटी हो गया। फिर
जब एनिमल खूब खा खा के बढ़ जाएंगे, ये पत्ते भी खा खा के वो हो जाएंगे, तो इनके कुछ पत्ते गिरेंगे, इस पौधे के कुछ पत्ते टूट के गिरेंगे कि नहीं धरती पे। कुछ पत्ते ऐसे होंगे जो गिरेंगे, गिरेंगे तो ये गिरते अगर चले जाएं तो पूरा ढेर धरती पे पत्तों और पेड़ पौधों का, जीवों का हो जाएगा ना, इसलिए इनको डिकम्पोजिशन होना होता है, नष्ट होना होता है। एनर्जी फ्लो, जैसे इस पेड़ को अगर कोई कीड़ा मकोड़ा खा रहा है, उस कीड़े मकोड़े को पक्षी खा रहा है, पक्षी को सर्प खा रहा है, तो ये क्या है, एनर्जी फ्लो है। कैसे है, यहाँ सन से एनर्जी इसमें 10%, फिर इससे 10% किसमें, इंसेक्ट में, फिर ऐसे करके 10% बढ़ती चली जा रही है। फिर न्यूट्रिएंट साइकिल, जो अब आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन यहाँ से जो पोषक तत्व थे लास्ट तक पहुँचे तो यही न्यूट्रिएंट साइकिल था। और फाइनली वो डेड हो जाएंगे, जब मर जाएंगे तो ये फिर क्या करेगा, जो बैक्टीरिया फंजाई होता है इनको सड़ा गला के नष्ट कर देगा और मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर ह्यूमस के थ्रू बाहर क्या होगा, आर्द्रता बढ़ेगी, बारिश वारिश होगा, फिर भाप बनेंगे, ऊपर उठेंगे, तो ऐसे साइकिल चलती रहती है। और पौधे कुछ यहाँ से मिनरल ले लेंगे तो ये आपको न्यूट्रिएंट साइकिल मिल जाएगा। अभी पढ़ना नहीं है फिलहाल में। टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ, इथोस मतलब यहाँ पे कैरेक्टर बात हो रही है, इकोलॉजी की कैरेक्टर ऑफ एन इकोसिस्टम, ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ध्यान देना, ये बात आपको ध्यान देना होगा। एक्वाटिक इकोसिस्टम इसने बता दिया। लेटेस्ट टेक अ स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जाम्पल, यानी इन सारी चीज़ों को हमें समझना है तो हम छोटा सा एक एग्जाम्पल एक्वाटिक इकोसिस्टम का ले लेते हैं, जिसमें पॉन्ड आता है, वो हमको सारी चीज़ें बता देगा कि इसमें क्या क्या हो रही हैं। दिस इज फेयरली a self-sustainable unit and rather simple example that explain even complex interaction that exist in an aquatic ecosystem। यानी ये एक साधारण सा जो हमको सब कुछ यहाँ पे दिखा देगा, ऐसा टाइप का एग्जाम्पल हमको इकोसिस्टम में, पॉन्ड इकोसिस्टम में मिल जाता है। जो इंटरेक्शन एक दूसरे से, बायोटिक बायोटिक का, एबायोटिक का एबायोटिक से, और बायोटिक का एबायोटिक से भी इंटरेक्शन हमको बता देता है। अ पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द एबव, यानी पॉन्ड जो होता है वो ज़्यादा गहरा नहीं होता है, शैलो वाटर बॉडी होता है। विच ऑल द एबव मेंटेन्ड फोर बेसिक कंपोनेंट, यहाँ पे फोर बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर वेल एक्सिबिटेड देखी जाती है। बेसिक कंपोनेंट 4 ठो, वैसे तो 2 ही होते हैं, एबायोटिक और बायोटिक। चलिए आगे हम दिखा देते हैं। बेसिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट हैं। समझ में आया? 4 बेसिक कंपोनेंट में कौन कौन है? प्रोडक्टिविटी, याद रखना एग्जाम में पूछ सकता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर पूछ दिया कि इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट हैं, आप कहोगे 2, बायोटिक एबायोटिक। लेकिन पॉन्ड इकोसिस्टम की कितने कंपोनेंट हैं, या पर्टिकुलर किसी इकोसिस्टम की कंपोनेंट पूछता है तो आप कहेंगे 4। पहला हो गया प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो, और न्यूट्रिएंट साइकिल। भले न्यूट्रिएंट साइकिल नहीं है लेकिन आपको ये दिखाना होगा। तो इसके द्वारा, ये 4 बेसिक कंपोनेंट के द्वारा ये एक्सिबिटेड होते हैं। द एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर, जहाँ पे ये पानी में है ही, तो पानी तो सबसे बड़ा वहाँ एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। और इसके बाद इसमें डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस, जो पानी में घुली हुई चीज़ें हैं वो भी तो एबायोटिक कंपोनेंट हैं। रिच सॉइल डिपोजिट बॉटम ऑफ द पॉन्ड, बाकी जो मिट्टी बॉटम ऑफ द पॉन्ड में एकत्रित है वो भी तो वही हमारी है, वो भी तो सेम चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हमको समझ में आ गया होगा कि अगर हम बात कर ले किसकी, सॉयल, क्या हो गया, सॉयल हो गया। एयर आएगा ही आएगा, ऐसा तो है नहीं कि एयर नहीं आएगा। लाइट उस पानी में जाएगी ही जाएगी, कहीं ना कहीं से जाएगी, लाइट है। वाटर है, वाटर है। फिर इस पानी की टेम्परेचर भी तो होगी, टेम्परेचर। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी एबायोटिक फैक्टर उसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करें। आगे यहाँ पे वाटर पॉन्ड इन विच कहाँ तक था, वाटर विथ ऑल द डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस एंड द रिच सॉइल डिपोजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट लाइन पे अगर हम आ जाएं, यहाँ से द सोलर इनपुट, यानी जो सूर्य की ऊर्जा आती है, द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ, ये सारी चीज़ें अभी हम बता दिए। एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द इंटायर पॉन्ड, ये हमने सभी अभी बता के आए हैं। द ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन। अब ऑटोट्रॉफिक की बात हो रही है, जो
किस पे डिपेंड है? सूर्य पे डिपेंड है, जो किसी और से भोजन नहीं लेता, सूर्य के लाइट से ले रहा है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे ऊपर तैर रहे होंगे छोटे 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 प्लैंकटन हो गए, कुछ उसमें एल्गा हो गया, अभी हम ये कहानी बताए हैं, कुछ ऐसे होंगे। एंड द फ्लोटिंग, कुछ ऐसे फ्लोटिंग प्लांट होंगे, कुछ होंगे सबमर्ज्ड होंगे, थोड़ी सी डूबे हुए, कुछ मार्जिनल जो एकदम में डूबे हुए, सॉरी किनारे पे होंगे, एट द एजेस यानी पॉन्ड के किनारे के तरफ कुछ पाए जा रहे होंगे, और कुछ एकदम तलहटी में धंसे होंगे। तो ये प्रकार के वहाँ ऑटोट्रॉफ्स भी पाए जाएंगे, और हेट्रोट्रॉफ्स तो ऑलरेडी होंगे। ऐसे ऑटोट्रॉफ्स में यहाँ पे क्या कौन कौन पॉन्ड में ऑटोट्रॉफ्स क्या क्या बताया गया? इंक्लूड फाइटोप्लैंक्टन, एल्गा, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड, मार्जिनल प्लांट फाउंड एट द एजेस। द कंज्यूमर्स आर, अब कंज्यूमर कौन होगा? रिप्रेजेंटेड बाय जू प्लैंक्टन, इस फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाला कौन होगा? जू प्लैंक्टन। इनको खाने वाला कौन होगा? फ्री स्विमिंग, जो छोटे मोटे मछलियाँ होंगी, उससे बड़े कुछ, उससे बड़े, ऐसे ही होता है। एंड बॉटम ड्वेलिंग, कुछ ऐसे भी, कुछ फ्री स्विमिंग, यहाँ से वहाँ तैर रहे होंगे। नेक्टान्स ऑक्टान्स की बात मत कर लेना, हाँ वही होगा। कमेंट करके जरा बताना तो फ्री स्विमिंग में कौन आते हैं। जू प्लैंक्टन हमने बोला, फ्री स्विमिंग में आप बताना। फिर बॉटम ड्वेलर्स, जो जमीन के सतहों पर चल रहे होते हैं, ठीक है। द डीकम्पोजर्स आर, अब इसमें डीकम्पोजर्स कौन होंगे? फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजलेटेड स्पेशली, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, फंजाई बैक्टीरिया के साथ साथ फ्लैजलेट्स स्पेशली भी बात किया गया है, तो ये एग्जाम में आने का चांस रहेगा कि फ्लैजलेट भी डीकम्पोजर का काम करते हैं पॉन्ड इकोसिस्टम में। एबंडेंट इन बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ये सब कहाँ होते हैं? बॉटम ऑफ द पॉन्ड पे पाए जाते हैं। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज होल, that is conversion of inorganic into, सॉरी थोड़ा सा पेज हम बड़ा करेंगे, इनऑर्गेनिक into organic material with the help of the radiant energy of the sun by the autotrophs consumption of the autotrophs by heterotrophs। यहाँ से ध्यान देना, दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ एन इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम में जो सिस्टम परफॉर्म होती है, एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज अ होल, दैट इज क्या है देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इसका कन्वर्जन ऑर्गेनिक मटेरियल में, इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में कन्वर्जन, इनऑर्गेनिक का ऑर्गेनिक में कन्वर्जन। इसके बाद क्या है? विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन, जो सूर्य की एनर्जी आ रही है उसको कौन ले रहा है? बाय द ऑटोट्रॉफ्स, जो पेड़ पौधे प्रोड्यूसर ले रहा है। और इसको फिर इसके बाद कंजप्शन ऑफ ऑटोट्रॉफ्स बाय हेट्रोट्रॉफ्स, पेड़ पौधे और साग सब्जियों को खाने वाला कौन होता है? हम लोग होते हैं, गाय भैंस होती है, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। और जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं यानी कंज्यूमर्स जो होते हैं, उनको खाने वाला कौन होता है? डीकम्पोजिशन होता है। एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ्स, यानी ये सारी चीज़ें क्या होती है? मिट्टी में मिल जाती हैं, मिनरल बन जाती हैं, और फिर ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा यानी पौधों के द्वारा फिर यूज कर लिए जाते हैं। दीज इवेंट्स आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू, यानी कि यहाँ पे सूर्य है, सूर्य से लाइट आई, इस लाइट को एक पेड़ पौधा लिया, पेड़ पौधे को खाने वाला एक कीड़ा मकोड़ा, इस कीड़े मकोड़े को खाने वाला एक चूहा, मतलब क्या हो गया? फ्रॉग को खाने वाला स्नेक को खाने वाला एक पक्षी मर गया। इसको मरने के बाद बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ने मिट्टी में मिला दिया। इस मिट्टी को अगर हम बोले यहाँ से कुछ चीज़ें ऊपर उठी और बाकी मिनरल पेड़ पौधे के द्वारा फिर से रूट में और इस पेड़ पौधे के रूप में आ गई। तो ये एक प्रकार का साइकिल क्या करता है? चलता रहता है। चलिए अगर हम आगे बात करें, यहाँ से हो गया था पॉइंट, तो अब हम आगे बात करें। These events are, यहाँ से these events are repeated over and over again. There is unidirectional movement of energy towards the higher trophic level and its dissipation and loss as heat to the environment। यानी ये क्या होता है कि इस प्रकार से हायर ट्रॉफिक लेवल तक ये सारी चीज़ें
लोअर से लेके हायर तक चलती रहती हैं और क्या होता रहता है, हीट लॉस होता रहता है एनवायरनमेंट में और कंटिन्यू एनर्जी जो है एक के द्वारा दूसरे में ट्रांसफ़र होती रहती हैं। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर है। चलिए अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी। हमारा अगला जो पॉइंट आएगा प्रोडक्टिविटी। अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की तो अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, कांस्टेंट इनपुट बार बार ये क्यों बोला जा रहा है, इनपुट सोलर एनर्जी जो है ये प्रोडक्ट देता है, इसलिए सोलर एनर्जी को इनपुट बोला गया। सोलर एनर्जी इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। यानी जो सोलर एनर्जी है ये अगर ना मिले, सूर्य का प्रकाश ना मिले तो पौधे भोजन ही ना बनाए और प्रोडक्टिविटी बनेगी नहीं। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है ये यहाँ सूर्य से मिलने वाली जितनी भी एनर्जी आ रही है इस पौधे में, यही होती है क्या, प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर अगर हम बात करें बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर, बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब क्या है, कुछ समय में जो कुछ एरिया के अंतर्गत पौधे क्या करते हैं, पौधे कुछ समय के अंतर्गत कुछ ही रेंज में जो है वो लाइट लेके अपना भोजन बना लेते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेट, ग्राम मीटर प्रति स्क्वायर, और एनर्जी किलो कैलोरी मीटर प्रति स्क्वायर। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। देखो जो पूरा ये बायोमास बन रहा है भाई, जितना वो खाएंगे पिएंगे तभी तो मोटे पतले होंगे। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, जो ये बना रहे हैं इसको बोलते हैं क्या, कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन को हम ये कह सकते हैं कि जो ये एक रेंज में, यानी एक पौधा है ये क्या किया कि 1 किलोमीटर के रेंज में पौधे कुछ फैले हुए थे, इन्होंने क्या किया कि 1 किलोमीटर के रेंज में पाए जाने वाले जो पौधे थे ये कुछ किलो कैलोरी मीटर प्रति स्क्वायर के हिसाब से इन्होंने अपना बायोमास तैयार किया। लेकिन ये तो था प्रोडक्शन, ये प्रोडक्शन रेट है। लेकिन अगर हम बात करें प्रोडक्टिविटी की तो वहाँ पे दे दिया जाएगा कि 1 किलोमीटर एरिया में पाए जाने वाले 1000 पौधे एक साल में कितना भोजन बना रहे हैं, तो ये आ जाएगा ग्राम मीटर प्रति स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी मीटर पर ईयर आ जाएगा। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान देना, टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये जो है ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से हम इसको देख के बता सकते हैं या नाप सकते हैं। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जो एक पौधा कुछ निर्धारित समय में जितना भी ये फूड मटेरियल बनाया, जितना भी इसने बना लिया 1 घंटे 1 साल में, ये इसका जीपीपी है। लेकिन जब ये बनाने के बाद इसके पास 10% रखेगा और बाकी 90% खर्च हो जाएगा, यही 10% में इधर उधर ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो इसके पास बचा हुआ है, जो इसके पास था वो जीपीपी था, लेकिन अगले में जो ट्रांसफर हो रहा है वो एनपीपी होता है। एनपीपी माइनस जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी रेट, जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी रेट इक्वल टू एनपीपी। यानी जितना ये बनाने के बाद अपने कार्य में रेस्पिरेशन में कुछ खर्च कर दिया, उसके बाद जो बचा वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। तो अब आप ये जान लीजिए कि जो कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर से जो एनर्जी लेते हैं वो एनपीपी होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट। यानी कुछ अमाउंट में जो जितना ये बनाते हैं उसमें से कुछ अमाउंट में ये प्लांट क्या होते हैं, अपने रेस्पिरेशन में खर्च कर देते हैं। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, यानी जितना रेस्पिरेशन में खर्च करेंगे वो बराबर होगा क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, आई मीन एनपीपी। चलिए अब हम आगे बात करें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप्स।
अब यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है जो बायोमास बनती है किसकी, कंजप्शन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स के लिए। हर्बीवोर्स जो लेते हैं यही लेते हैं, एनपीपी लेते हैं। देन अगर हम बात करें जिसमें हर्बीवोर्स और डीकम्पोजर आ जाएंगे क्योंकि आगे ये चेन चलेगी। फिर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये होगा कि जब एक यहाँ से इसके अंदर से कौन ले लिया, एक एनिमल ने भोजन ले लिया। अब यहाँ पे इसने जितना लिया वो इसका क्या है, जीपीपी हो गया, ये इसका जीपीपी हो गया। अब यहाँ से फिर इसकी रेस्पिरेटरी माइनस कर देंगे तो यहाँ पे जो बचेगा वो एनपीपी होगा। तो एनपीपी ये जब यहाँ जितना बचा है, क्योंकि ये भी तो अपने कार्य में कुछ खर्च कर देगा, बचेगा जो ये एनपीपी होगा, ये कहलाएगा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। जो कंज्यूमर से, जो प्राइमरी कंज्यूमर से ट्रांसफर होकर आगे की तरफ अब बढ़ रहा है, ये हम कह देंगे ये कहलाता है एनपीपी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, यानी इस इंसान के द्वारा जो नया फिर से इसके अंदर अब एनर्जी बनेगी ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। चलिए, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पेसीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहाँ डिपेंड होती है, प्लांट स्पेसीज पे जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं। इट आल्सो डिपेंड ऑन द वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइट, एयर, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, इन सब पे डिपेंड करता है कि वो कितना बना पाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी ऑफ प्लांट्स। भाई फोटोसिंथेसिस और वाटर ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट अच्छी मिलेंगी तो वो अच्छा सा अपना प्रोडक्टिविटी तैयार करेगा। भाई अच्छे जगह पे अगर आप फसल उगाते हैं, अच्छी मिट्टी में अच्छी पानी अच्छी देख रेख होती है तो अनाज अच्छे होते हैं। वहीं अगर खराब जगहों पे उगाते हैं तो कैसा हो जाता है, क्या प्रोडक्ट अच्छा होता है, नहीं होता है। बस यही अंतर है। फिर अगर हम बात करें, इट आल्सो डिपेंड ऑन वेराइटी कैपेसिटी ऑफ प्लांट, देयर फॉर इट्स वरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ये डिफरेंट इकोसिस्टम में हमने बताया अभी ना, डिफरेंट देखने को मिलता है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक साल में अगर हम बात करें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन, ये ध्यान देना, पूरे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करें 170 बिलियन टन प्लांट क्या करते हैं, प्रोडक्टिविटी तैयार करते हैं। ड्राई वेट, क्योंकि वाटर तो सब में बराबर होगा, ड्राई वेट की बात की जा रही है, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ दीज डिपोजिट ऑक्युपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस। लेकिन इसमें से भी 70%, 170 में से अगर हम बात करें 70% कहाँ पे होता है, सरफेस एरिया पे होता है। सरफेस एरिया पे द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन आर ओनली 55 बिलियन टन। 55 बिलियन टन हमको ओशियन में मिलता है। 55 बिलियन टन अगर हम यहाँ से माइनस करें, 170 में से माइनस करो, 170 में से 55 माइनस कर दो तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ 16, एक कितना आ गया, ये 6 है ना, 115, 5 5 10 0, 5 1 6 1 7, हाँ, तो 115 बिलियन टन हमको सरफेस पे मिलेगा और 55 बिलियन टन हमको ओशियन रीजन में प्रोडक्टिविटी देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड। 55 बिलियन टन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी क्या है, लैंड पे मिलता है। डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन विथ योर टीचर, यानी अपने टीचर से इसके बारे में अगर डिस्कस करने की बात कर रहा है तो आप सिंपली हमसे डिस्कस करो, हम बता दे रहे हैं। जो प्लांट होते हैं ये सरफेस रीजन पे क्या होते हैं, लाइट को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आपने ये पढ़ा है कि वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम पे डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी। तो जो सरफेस एरिया पे डायरेक्टली सनलाइट के मौजूद में है तो वो क्या कर रहा है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा मिट्टी से मिनरल ले रहा है। लेकिन वहीं जो पानी के अंदर है उसके पास मिनरल और लाइट की भी कहीं ना कहीं पूरी एनर्जी नहीं मिलती, इसलिए वो कम बनाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस रेट सरफेस पे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रोडक्टिविटी भी यहाँ ज़्यादा होगी। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन, तो अब हमारा पॉइंट स्टार्ट हो गया डिकम्पोजिशन। यू मे हैव हियर्ड ऑफ द अर्थवर्म बीइंग रेफर्ड टू एज अ फार्मर्स फ्रेंड, सॉरी
ये एक बात ध्यान देना, केचुए को क्या बोला जाता है? केचुए को बोला जाता है किसानों का मित्र, यही बात यहाँ पे लिखा गया है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, अर्थवर्म इज द फ्रेंड्स ऑफ, दे देगा 4-5 ठो ऑप्शन, तो आपको वहां पे लगाना होगा फार्मर। वहां दे दिया अर्थवर्म इज ए फ्रेंड ऑफ मोदी जी, योगी जी, राहुल जी, केजरीवाल, ये मत कर देना। क्या करोगे? फार्मर कर देना, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प, दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प, ये क्यों ऐसा होते हैं? क्योंकि ये ब्रेक डाउन करते हैं जो पेड़ पौधे की पत्तियां, जीव जंतु गिरे होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को एज वेल एज लूजिंग ऑफ द सॉइल, तोड़ देते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को ये तोड़ तोड़ के स्मॉलर पार्टिकल में बदल देते हैं, इसलिए ये फ्रेंड कहलाते हैं। सिमिलरली decomposers break down complex organic matter into inorganic substances like carbon dioxide, water, nutrient, and the process is called decomposition। यानी बड़े बड़े चीज़ों को छोट छोट के तोड़ के सड़ा गला के नष्ट करके ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में और छोटे छोटे मिनरल में बदल देना ही क्या कहलाता है? डिकम्पोजिशन, ठीक है। डेड प्लांट रिमेन्स सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग फीकल मैटर। देखो सारी चीजों को लेने के साथ साथ ये जो पोटी होता है ना, पोटी को भी ले लेना। पोटी भी क्या करते हैं ये लोग? उसको भी डिकम्पोजिशन करने की जरूरत होती है, उसको भी सड़ाएंगे, गलाएंगे और मिट्टी में मिलाएंगे और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूट डिट्राइटस। यहाँ पे एक चलती है, देखो 2 साइकिल चलती है, एक डिट्राइटस की साइकिल चलती है, एक फंगस वाली चलती है। डिट्राइटस वाली साइकिल जो होती है वो डेड से स्टार्ट ही होती है। जो डेड प्लांट पार्ट हो गए हैं या फिर एनिमल हो गए हैं, इनको क्या किया जाता है? इनको छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बदलने का काम यही डिट्राइटस करते हैं, जिसकी वजह से इस साइकिल को बोला जाता है डेट्रियोरस साइकिल। यानी ये जो बैक्टीरिया, वायरस और केचुआ ये सब साइकिल लेके चलते हैं ना, इसको डिट्राइटस साइकिल भी बोलते हैं। चलिए अब आगे हम बात करें, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन इज, यानी डिकम्पोजिशन का इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है वो होता है फलचम। मतलब पहले एक पत्ता यहाँ पे गिरा हुआ है, ये लीफ हो गया, इस लीफ को ये क्या करेंगे? थोड़ा छोटा छोटा करेंगे, छोटा छोटा करने को क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। फिर ये छोटे छोटे हो गए तो अगले स्टेप में यहाँ से कुछ चीज़ें रिसेंगी, रिसाव होता है ना, जैसे एक बॉटल में, डब्बे में आप घर में कुछ रख दें तो उससे रिस के चीज़ें नीचे की तरफ जाती हैं और थोड़ी दिन बाद वहाँ मिट्टी पे देखेंगे नम सी बन जाती है। तो वैसे ही इन चीज़ों से ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो तोड़ के बनाए गए हैं, इस टुकड़े में से रिस के चीज़ें मिट्टी में मिलने लगती हैं, तो उसको बोलते हैं लीचिंग। अब ये रिसने के बाद जो पार्टिकल बचे हैं इनको भी और छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देना कैटाबोलिज्म कहलाता है। अब ये क्या होगा? ये एकदम छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के मिट्टी में लगेंगी आर्द्रता बनाने और उसमें मिलने लगती हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। और यहाँ से धीरे धीरे नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, ये सारी चीजें मिलने लगती हैं मिट्टी में, इसको बोलते हैं मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पे एक चीजें देखने वाली थी कि ये सारी चीजें धीरे धीरे आप लोगों ने देखा कि फाइनली विच इज रॉ मटेरियल डिकम्पोजिशन, इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ प्रोसेस डिकम्पोजिशन एंड फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। अब डेट्रीओर्स कौन है डेट्रीओर्स? केचुआ, अर्थवर्म। ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पार्टिकल, जो पत्ता गिरा था इस पत्ते को स्मॉल पार्टिकल में पहले तोड़ा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, और इसके बाद बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होरिजोन, यानी धीरे धीरे मिट्टी के नीचे होरिजोन में जाने लगता है, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल साल्ट, यानी ये मिलने योग्य पानी नहीं, एकदम नीचे चला जाता है, ठीक है, मिनरल फिनरल को ले देके घुसने लगेगा।
फिर बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड्स डेट्राइटस। अब इसके बाद शुरू होती है बैक्टीरिया और फंगस की कहानी। अब अभी तक तो केचुए ने कहानी दिखाया, अब बैक्टीरिया और फंगस करेंगे। अब इनकी क्या कहानी है, यहाँ से देखो, बैक्टीरिया एंड फंजाई एंजाइम्स डिग्रेड डेट्राइटस इनटू, जो बचे हुए ये छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म, यानी अब ये छोटे छोटे में टूटेंगे तो इसको कैटाबोलिज्म, तोड़ना फोड़ना ही तो कैटाबोलिज्म होता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल द एबव स्टेप्स इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट सिमल्टेनियसली, यानी एक के बाद एक चलता रहता है, ये नहीं कि ये रुका ही रहेगा, एक हो गया तो 2-3 दिन रुक जाओ उसके बाद, ये लगातार ये स्टेप चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है। ऑन द डेट्राइटस ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन द सॉइल। ठीक है, जब तक ये ह्यूमिफिकेशन एंड डिकम्पोजिशन हो नहीं जाता, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू सॉइल में चलती रहती हैं। ह्यूमिफिकेशन लीड्स यहाँ पे दे भी दिया है, चीज़ों को दिखा देंगे, अभी दिखा देंगे। लीड्स टू एक्यूमुलेट ऑफ डार्क कलर्ड एमार्फस सबस्टेंसेस कॉल्ड ह्यूमस, यानी जो ऊपर की तरफ रुक जाता है मिट्टी पे, जो सड़े गले के एकदम दिखलाई देता है काला काला मिट्टी के ऊपर, यही होता है ह्यूमस। दैट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ये बहुत रेजिस्टेंट होता है माइक्रोबियल एक्शन से। एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन, और ये क्या होता है डिकम्पोजिशन में बहुत ही स्लो अब जाता है, डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। ह्यूमस जो होता है, जो ह्यूमस बन गया, अब ये बहुत ही आराम से नष्ट होगा, वो धीरे धीरे नष्ट होगा, बहुत स्लो रेट होता है। तो ह्यूमस का ह्यूमिफिकेशन जो होता है, याद रख लेना, डिकम्पोजिशन ये क्या होता है, बहुत स्लो रेट होता है। ये पूछ सकता है कि लास्ट में जो डार्क कलर्ड एमार्फस सबस्टेंस कॉल्ड ह्यूमस, द रेट ऑफ क्या डिकम्पोजिशन इज, तो वेरी स्लो रेट। फिर बीइंग कोलाइडल इन नेचर इट रिजर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। बीइंग कोलाइडल, और धीरे धीरे ये नेचर में क्या होता है, रिजर्वायर के रूप में, न्यूट्रिएंट के रूप में मौजूद हो जाते हैं। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाई सम माइक्रोब्स एंड रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट अकर बाय द प्रोसेस नोन एज मिनरलाइजेशन। जो ह्यूमस बचा हुआ है ये बाद में धीरे 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 फिर इनऑर्गेनिक सबस्टेंस में बन जाएगा, इसको बोलेंगे मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो आगे हम बात करें, डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजेनिक रिक्वायरिंग प्रोसेस। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स। देखो याद रखना कि जो डिकम्पोजिशन की रेट होती है ये डिपेंड करती है इन्वायरमेंट के ऊपर भी। अगर हम बर्फ में कोई चीज़ ले जाके रख दें तो खराब होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन यहीं पे गर्म खूब वातावरण रहे, टेम्परेचर हाट हो जाए तो ये जल्दी से सड़गल के नष्ट हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन के लिए मैटर करता है, इन चीज़ों का भी मैटर करता है। तो डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, ऑक्सीजन होनी चाहिए अच्छी खासी। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंट भी अच्छा खासा रोल निभाता है। इन द पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इफ डिट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर कोई डिट्राइटस यानी जो मौजूद है पत्ता, इसमें लिग्निन और काइटिन मौजूद है, तो इसका जो रेट है डिकम्पोजिशन का ये ऑलरेडी बहुत स्लो हो जाता है। ये भी याद रख लीजिएगा कि स्लो रेट कब होता है, एक तो होता है ह्यूमस के बाद, दूसरा होता है जब उसमें लिग्निन और काइटिन मौजूद होंगे तब। इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड क्विकर इफ डेट्राइटस, और तेज कब होगा, इफ क्विकर एंड क्विकर इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सबस्टेंसेस लाइक शुगर। शुगर और नाइट्रोजन मौजूद है जिसमें, समझ लो उसका सड़ने गलने का रेट बहुत तेज हो जाएगा, जबकि इसकी अपेक्षा जिसमें लिग्निन और काइटिन है उसका क्या होता है, स्लो होता है। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट डिकम्पोजिशन थ्रू दियर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सॉइल माइक्रोब्स। यानी टेम्परेचर, लाइट, क्लाइमेटिक फैक्टर भी बहुत डिपेंड करता है जो माइक्रोब्स, सॉइल माइक्रोब्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी के लिए। वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन वेयर एज लो टेम्परेचर
and anaerobiosis inhibit decomposition resulting in build of the organic material। देखो, जब अगर यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिजल्टिंग द बिल्ड मटेरियल एकत्रित होने लगे तो समझ लो कि वहाँ जो डिकम्पोजिशन रेट है वो टेम्परेचर और लाइट और किसके क्लाइमेटिक फैक्टर की वजह से इफेक्टेड हुआ है। अन्यथा अगर वार्म और मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो ये फेवर करता है कि डिकम्पोजिशन रेट तेज होगी। सो यू कैन से दैट अ क्वेश्चन मेड बाई एनसीईआरटी अगर एक क्वेश्चन बना दे तो द डिकम्पोजिशन फेवर्ड हायर रेट इन द प्रेजेंस ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, अब डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ये डायग्राम आप लोग देख लीजिए क्योंकि आपके बुक में भी होगा, एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो ये डायग्राम आपके बुक में है। तो इस डायग्राम को अगर हम फोकस करें, भैया छोट का नहीं हो रहे हो, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो फर्स्ट पे आ गया ये ट्री आ गया, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें ये हो गई पेड़ पौधे की बात, पेड़ पौधे से गिरा एक पत्ता, अ ट्री ग्रो इन द सॉइल, सॉइल में ग्रो किया, ये हो गया एक पत्ता। अ ग्रीन लीफ फॉल इन द ग्राउंड, ये गिरता है। सम आर ईटेन बाई इंसेक्ट एंड अदर एनिमल्स, न्यूट्रिएंट एंड इंटर वेब फूड वेब, और ये कीड़े मकोड़ों के द्वारा खा लिए जाते हैं और ये फूड वेब में इंटर कर जाते हैं, ये उनको वो उनको ये उनको, यही चलता है। अब देखिए सम न्यूट्रिएंट लीच इनटू सॉयल बाय केमिकल एक्शन, केमिकल एक्शन के द्वारा क्या होता है, कुछ यहाँ से नीचे चले जाएंगे, कुछ क्या होगा इस पे फंगस वंगस ग्रो कर जाएंगे। लिव्स पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर्स सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लॉस फॉर्म बिकम लीटर, यानी इसको न्यूट्रिएंट में तोड़ने लगेंगे छोटे छोटे पार्टिकल में। फिर क्या होगा, ये छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाएंगे तो फर्दर डिकम्पोजिशन बाय अर्थवर्म, जब ये पत्ते के छोटे 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 टुकड़े एकदम एकदम मतलब पार्टिकल मिट्टी की तरह मिल जाएं तो वहाँ पे केचुआ क्या करेगा, अब उनको और बुरा तोड़ेगा। तोड़ने के बाद वहाँ फिर बैक्टीरिया और फंजाई क्या होंगे और सॉयल माइट्स, ये सब क्या करेंगे, सब मिलके उसको नष्ट करके ऑर्गेनिक मटेरियल बना देंगे। फिर ये ऑर्गेनिक मटेरियल किसी प्लांट के द्वारा फिर एब्जॉर्ब किया जाएगा। तो ये साइकिल कहीं ना कहीं कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात करेंगे एनर्जी फ्लो की। एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, एक्सेप्ट फॉर द डीप सी यानी समुद्र के अंदर गहराई की अगर हम बात ना करें तो, ठीक, हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, ठीक है, डीप सी की बात नहीं कर रहा है, ऊपर की बात करेंगे। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वहां पे तो सूर्य जाता जरूर है लेकिन भाई कितना अंदर तक जाएगा, तो ये भी बात सही है कि उसकी बात छोड़ दो भैया, मजाक ना करो। पहले हाँ सॉरी बोल रहा है हरी चुन्ना भैया, हाँ इतना गलती ना करो। सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ, सूर्य जो है पूरे पृथ्वी की क्या है, एनर्जी का एक अकेला सोर्स है। of the incident solar radiation less than 50% of it is photosynthetically active radiation, जो पार होता है वो क्या होता है 50% होता है, यानी सूर्य की जितनी भी एनर्जी निकलती है उसमें से 50% जो होता है पार होता है, फोटोसिंथेसिस करके एब्जॉर्ब की जाती है, उसमें से 50% बेकार का होता है। ठीक, ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन 50% से लेस देन इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, 50% एक्टिव रेडिएशन होता है पार। वी नो दैट प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑटोट्राफ्स, हम जानते हैं कि प्लांट और बैक्टीरिया क्या है, ऑटोट्राफ्स है। फिक्स सन्स रेडिएंट एनर्जी टू मेक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, फिक्स है कि सूर्य से ये सारी चीजें बनती हैं। फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल से, फिर प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10%, जो पार है 50% यहाँ आ रहा है, जो पार 50% है लेस देन 50%, इसमें से भी 2 to 10% जो है फोटोसिंथेसिस करके प्लांट लेते हैं, ठीक है, ऑफ द पार, एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द एंटायर लिविंग वर्ल्ड, यही 2 से 10% एनर्जी क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का रोल निभाती है, जो इस इन्वायरमेंट में यहाँ से वहाँ तक कंटिन्यू चल रही होती है। ठीक है, यही प्लांट का लिया हुआ सारा खेल है, जो हम लोग जितना भी चाहे जहाँ से भी खा पी लें, लेकिन अगर पौधे नहीं रहे धरती पे तो हम लोग भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो सारी एनर्जी जो सूर्य से 2 से 10% हम लोगों के बॉडी में जो एनर्जी है ना, वो पौधों की ही है एक्चुअल में। हम लोग खा के अपने अंदर थर्मोडायनेमिक का रूल फॉलो कर रहे हैं कि इसके पास से उसके पास ट्रांसफर हो रहा है बस। ठीक है,
So it is very important to know that the solar energy captured by plant flows through different organism of an ecosystem. ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है, आप लोगों को भी जानना जरूरी है, सबको जानना ही चाहिए कि प्लांट को बचा के रखना चाहिए अपने इकोसिस्टम में. ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिपेंडेंट फॉर दियर फूड ऑन प्रोड्यूसर्स. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी प्रोड्यूसर पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ये समझ सकते हो भैया. अगर हम कहें कि नहीं ऐसा तो नहीं है सर, आप बहुत झूठ बोल रहे हो, ये कर रहे हो वो कर, अरे बेवकूफ़, एक पौधा है, पौधे को खाने वाला हो गया तिलचट्टा या कीट फतिंगे हो गए, इन कीट फतिंगों को बीच में से चलो नष्ट कर दो या पौधों को नष्ट कर दो. पौधों को नष्ट कर देंगे, सोचेंगे कि पौधों को नष्ट करके हम लोग जीव जंतुओं को खा के रह लेंगे. अरे कहाँ से खा लोगे, जब पौधे ही नहीं रहेंगे तो जीव जंतु जो बाकी हैं वो क्या खाएंगे. तो एक साइकिल टूट जाएगी ना. चलिए अब अगर हम बात करें सो यू ऑल क्या है, फूड प्रोड्यूसर आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग डिपेंड हैं प्रोड्यूसर पे, पेड़ पौधे पे हैं. बस भले आप बोले कि हम मांसाहारी हैं, हम ये नहीं खाएंगे, लेकिन आपको बता दे, कान खोल के सुन लो, पेड़ पौधे पे ही डिपेंड है पूरी दुनिया. सो यू फाइंड अंडर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी. अब आप क्या देखते हैं कि एनर्जी जो है यूनिडायरेक्शनल होता है, सीधी रेखा में चलने वाली एक फॉर्म है. सन टू प्रोड्यूसर, जो सूर्य से प्रोड्यूसर एंड देन द कंज्यूमर, और उसके बाद वहां से कंज्यूमर में यानी हम लोगों में. इज दिस इन कीपिंग विद द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी सूर्य से प्रोड्यूसर में, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर, फिर मिट्टी में मिल गई, मिट्टी से फिर, तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक है कि ऊर्जा नष्ट नहीं हुई, यह एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रही है, परिवर्तित हो रही है, रूप बदल के अगले स्टेज में जा रही है. बस अब अगर हम आगे बात करें, फर्दर इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, यानी थर्मोडायनेमिक का क्या यह दूसरा नियम भी फॉलो करता है. दे नीड द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसाइज द मॉलिक्यूल दे रिक्वायर टू कॉन्ट्रैक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टूवर्ड्स इंक्रीजिंग क्या है, डिसऑर्डर लाइंस. जी हाँ, ये करती है, क्योंकि एक से दूसरे में जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट जरूरी है, और ये एनर्जी को एक दूसरे से ट्रांसफ़र ही करती रहती है, और एनर्जी को हम लोग दूसरे से लेते हैं, यहाँ नष्ट नहीं होती है. तो सेकेंड लॉ भी फॉलो कर रहा है. और ये बता, इंक्रीजिंग डिसऑर्डर लाइंस, क्या यह इंक्रीज भी हो रहा है क्या, अगले में जाके इंक्रीज हो जा रहा है क्या, या धरती पे आने के बाद पूरा बढ़ता चला जा रहा है. नहीं, बढ़ नहीं रहा है, बस ये जिस फॉर्म में था उसी फॉर्म में अगले में चला जा रहा है. ठीक है. द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, जो पौधे होते हैं उनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं. इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर हर्बेसियस एंड वुडी प्लांट्स. जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो प्रोड्यूसर यहाँ कौन है, वुडी प्लांट होते हैं और हर्बेसियस प्लांट होते हैं. लाइकवाइज प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज लाइक, जो प्लांट है और एनिमल है, सॉरी यहाँ पे अगर हम बात करें हर्बेसियस जो प्लांट है और वुडी प्लांट, ये जो है मेजर क्या है, प्रोड्यूसर है. तो आप यह कह सकते हो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मेजर प्रोड्यूसर आर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का मेजर प्रोड्यूसर कौन होता है, हर्बेसियस और वुडी प्लांट होते हैं. लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम आर वेरियस स्पीसीज लाइक फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स. क्लियर. अब हम आगे बात करेंगे बेटा. यू हैव रीड अबाउट द फूड चेन एंड फूड वेब दैट एग्जिस्ट इन नेचर. फूड चेन क्या होता है, फूड चेन ये है कि जब एक दूसरे के ऊपर, यहाँ पे सूर्य से एनर्जी प्लांट ने लिया, प्लांट से कौन लिया, इंसेक्ट ने लिया, इंसेक्ट से कौन लिया, फ्रॉग ने लिया, फ्रॉग से स्नेक ने लिया, स्नेक से बर्ड्स ने लिया. तो ये हो गया ट्रॉफिक T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, ये हो गया T4, ये हो गया T5. हम लोगों का जो इकोसिस्टम में ये देखा जाता है, ट्रॉफिक लेवल 5 से ऊपर नहीं जा सकता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इसके बाद अगर हम बात करें, ये प्रोड्यूसर हो गया, प्रोड्यूसर के बाद ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर जो हर्बेसियस होते हैं, हर्बिवोर्स होते हैं. फिर सेकेंडरी कंज्यूमर,
फिर ये कार्निवोर्स के रूप में आ गए, और फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर क्वाटरनरी, तो या टॉप कार्निवोर्स हम बोल देते हैं। तो ये हमारे फॉर्म होते हैं। अब आप ये तो जहाँ पे एक सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसको हटा दें एक इंसेक्ट को हटा दें, इंसेक्ट को धरती से हटा दें, तो ये फ्रॉग की लाइफ ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि ये कीड़ों पे डिपेंड है ना। तो फूड चेन में एक प्रॉब्लम होती है कि एक चैन अगर टूटा तो ये पीछे के जितने भी हैं ये सब के सब टूट जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अभी खाना सीखा नहीं था। डार्विन फिंचेस पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि उन्होंने सीखा, तब वो अपने आगे बढ़ा पाए जनरेशन। अगर वहीं पे हम फूड वेब की बात कर लें, फूड वेब की अगर हम बात कर लें, यहाँ पे हो गया एक प्लांट, यहाँ पे हो गया ग्रास हॉपर, यहाँ पे हो गया रैबिट। ग्रास हॉपर को खाने वाला फ्रॉग, इसको खाने वाला रैबिट को खाने वाला स्नेक, रैबिट को खाने वाला स्नेक, स्नेक को खाने वाला बर्ड, बर्ड बर्ड यहाँ पे प्रोड्यूसर के भी दाने खा रहे हैं, सीड खा रहा है। ये बर्ड स्नेक को भी खाता है और स्नेक बर्ड को भी खा जाता है। ये बर्ड फ्रॉग को भी खा लेता है, ये बर्ड इंसेक्ट को भी खा लेता है। सॉरी, यहाँ फ्रॉग है। और यहाँ अगर हम बात करें स्नेक की, तो ये इनको भी खाता है। तो ये अगर हम एक को यहाँ से डिलीट कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनका जो भोजन है यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। फूड वेब में यही प्रॉफिट होती है कि इनकी जो साइकिल है ये टूट नहीं सकती, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं अदर सोर्स के जरिए। चलिए, यू हैव रीड अबाउट the green plant in ecosystem production. You have read about the food chain and food webs that exist in nature. Starting from the plants are producer, food chain or rather webs are formed such that an animal feed on a plant on or on another animal, and in turn इज फूड ऑन फूड फॉर एनदर। क्या फूड 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 लिखा है, मतलब हमने फूड चैन बता दिया ना, वही चीज़ है, फिर से बता दे रहे हैं। अच्छा, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट से हम स्टार्ट करते हैं जो प्रोड्यूसर होते हैं। यहाँ पे हम फूड चैन की बात करेंगे। रेदर फूड वेब की अगर हम बात करें, फॉर्म सच एज दैट एनिमल फीड्स ऑन प्लांट, एनिमल जो होते हैं प्लांट को खाते हैं, आर एनदर एनिमल एंड इन टर्न फूड फॉर एनदर, यानी एक एनिमल दूसरे एनिमल को भी खाता है, दूसरा एनिमल दूसरे को, ऐसे ऐसे खा खा के फूड चैन और फूड वेब बनाते हैं, जो हमने दिखा दिया। द चैन और फूड वेब इज फॉर्म बिकॉज ऑफ दीज इंटरडिपेंडेंसी, यानी ये फूड चैन या फूड वेब क्यों बनता है? क्योंकि ये एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो कि खा पी के ऐसे मर जाए तो पूरा एनर्जी उसके साथ धरती में समाहित हो जाए, खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए। नहीं, उसको डिकम्पोज करके वहाँ से डिकम्पोजर भी एनर्जी निकाल लेते हैं, उसको फिर प्लांट ले लेते हैं। तो एनर्जी कोई ट्रैप करके रखने वाली चीज़ नहीं है कि वो ट्रैप करके रख लेगा, वो फिर अगले वेव में या अगले चैन में जाएगा ही जाएगा। दैट इज ट्रैप्ड इनटू द ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर, कोई ऐसा नहीं कर सकता। ठीक है। द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हेंस इज रेदर पास्ट, एनर्जी पहले ट्रैप्ड होती है किसके द्वारा? पौधे के द्वारा, फिर वो पास करती है कंज्यूमर में, आर द ऑर्गेनिज्म डाइज, या फिर ऑर्गेनिज्म वो लेके मर जाते हैं। डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ डेट्राइटस फूड चैन, और किसी जीव का मरना ही न्यू साइकिल तैयार करती है। डेट्राइटस, जहाँ से कोई मरता है वहाँ से डेट्राइटस साइकिल, यानी कि एक फूड चैन फिर शुरू हो रही है। तो समझ सकते हो एनर्जी का खेल, जहाँ कोई मरता है वहाँ एक नया खेल शुरू होता है। ऑल एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट, सभी एनिमल डिपेंड होते हैं प्लांट पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली फॉर दियर फूड नीड्स। दे आर हेंस कॉल्ड कंज्यूमर्स, इनको कंज्यूमर्स कहा जाता है। एंड जो भी ध्यान देना, इनकी बात हो रही है, ऑल एनिमल, सभी एनिमल जो है प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर दियर फूड नीड्स, अपने फूड की ज़रूरत के लिए। दे आर हेंस कॉल्ड, इसलिए इनको कंज्यूमर कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट से कंज्यूम कर रहे हैं अपने भोजन को। एंड आल्सो हेट्रोट्राप्स, ये हेट्रोट्राप्स भी कहलाते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं नहीं दूसरे से लेते हैं। इफ़ दे फीड ऑन प्रोड्यूसर, अगर ये प्रोड्यूसर को फीड करें, द प्लांट्स दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाते हैं वो जो यहाँ पे पहला प्लांट है
इस प्लांट को खाने वाला ये जो है ये कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। इस प्राइमरी कंज्यूमर को खाने वाला सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको खाने वाला टर्सरी कंज्यूमर और इसको खाने वाला टॉप कार्निवोरस। और ये हो जाएगा T1। ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो प्रोड्यूसर जो होता है ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट में आता है, जो प्रोड्यूसर को खाने वाला होता है वो ट्रॉफिक लेवल T2 में आता है, और जो किसको हर्बीवोर्स को खाने वाला होता है वो T3 में आता है। क्लियर है? द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर कौन कहलाता है? देखिए द प्लांट दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर इफ दे फीड, यानी if they feed on the producer the plants they are called primary consumer। जो प्लांट को खाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर। एंड इफ द एनिमल ईट अदर एनिमल, यदि एक एनिमल दूसरे एनिमल को खा रहा है, विच इन टर्न ईट द प्लांट, और एनिमल और प्लांट दोनों को खा रहा, आर दियर प्रोड्यूस, या फिर उसके द्वारा कुछ बनाया गया चीज को, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर। ध्यान देना, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे एक एनिमल, यहाँ पे एक एनिमल, ये एनिमल इस प्लांट को खा रहा है, तो ये तो हर्बीवोर्स हो गया, प्योर हर्बीवोर्स हो गया ना, तो ये कहलाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। ये जो एनिमल है ये इसको भी खा ले रहा है, या फिर इसके द्वारा कोई बनाई गई चीज या फिर इसको भी खा ले रहा है, तो ये हो गया सेकेंडरी कंज्यूमर। यही लाइन यहाँ पे बोला है बेटा। फिर है लाइकवाइज यू कुड हैव टर्सरी कंज्यूमर्स टू, ऐसे ही टर्सरी कंज्यूमर्स। फिर ऑब्वियसली द प्राइमरी कंज्यूमर विल बी हर्बीवोर्स होंगे। सम कॉमन हर्बीवोर्स आर इंसेक्ट, बर्ड, मैमल्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मोलस्क इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ये लाइन याद रखना, एक्वाटिक इकोसिस्टम में मोलस्क क्या है, क्या कंज्यूमर है या हर्बीवोर्स है या कार्निवोर्स है? तो आपका ऑप्शन सही होगा हर्बीवोर्स है। जो मोलस्क होते हैं ये हर्बीवोर्स होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम में। अगर अब हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, द कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स आर मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स थ्रो दो सेकेंडरी कंज्यूमर्स। यहाँ पे ध्यान देना, कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स, यानी वो कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स को खा रहे हैं वो कार्निवोर्स कहलाएंगे, आर द मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक है, दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स। क्लियर? अ सिंपल ग्रेडिंग फूड चैन GFC इज डेपिसिटेड बिलो, यानी दिया गया है जो GFC है। कौन सा? ग्रेजिंग फूड चैन आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजिंग फूड चैन ये हो गया, जिसमें क्या है, इसको अगर दिखाना है तो हम दिखा दे रहे हैं। एक मिनट चल बेटा चल। हाँ, ये देखिए ग्रेजिंग फूड चैन की बात करें तो ग्रास क्या है? प्रोड्यूसर यानी कि T1 हो गया। ये गोट क्या है? गोट इस पेड़ पौधे को खा रहा है तो ये T2 हो गया, T2 ट्रैफिक लेवल 2 और प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। मैन क्या है? इस बकरी को भी खा लेता है और इस घास को भी खा लेता है, इसलिए मैन क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। मैन को लायन खाने वाला होता है तो लायन क्या हो गया? टॉप कार्निवोरस हो गया। बस यही चीज है। चलिए, द डेट्राइटस फूड चैन DFC बेगिन विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो DFC होता है डेट्राइटस फूड चैन, ये हमने बोला ये शुरू ही तब होता है जब मृत्यु चालू होती है, जब मरते हैं लोग तो इनकी साइकिल चालू होता है। डेट्राइटस फूड चैन DFC बेगिन विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर, इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर के द्वारा ये चलाई जाती है। विच आर हेट्रोट्रॉफिक, ये हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। दे मीट दियर एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर आर डेट्राइटस, यानी सड़े गले मरे हुए पौधों से ये अपनी एनर्जी को लेते हैं। दे आर आल्सो नोन एज सैप्रोफाइट्स, इनको सैप्रोफाइट्स भी बोला जाता है। सैप्रो मतलब होता है टू डीकम्पोज यानी धरती से कुछ चीज को नष्ट करके हटा देने वाला। डिकम्पोजर्स secrete digestive enzyme that break down dead and waste material into simple inert। ये क्या है? डिकम्पोजर्स डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर और उसको सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में तोड़ देते हैं। विच आर सब्सिक्वेंटली
एब्जॉर्ब्ड बाय देम, और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम, अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम में जीएफसी की बात करें, इज द मेजर कंजुइट फॉर एनर्जी फ्लो। मेन कैरेक्टर इसका क्या है एनर्जी फ्लो का? जीएफसी। जीएफसी इज द मेजर कंजुइट फॉर एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो का मेजर क्या है कैरेक्टर? यहाँ पे जीएफसी होता है एक्वेटिक इकोसिस्टम में। एज अगेंस्ट दिस इज अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एज against this in a terrestrial ecosystem a much larger fraction of energy flows through the detritus food chain than through the GFC। यहाँ पे ध्यान देना कि ये हमने क्या बोला? एज अगेंस्ट, अगर अगेंस्ट इसके बात करें, दिस इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्राइटस फूड चैन। जो डेट्राइटस फूड चैन होता है इसके द्वारा ज़्यादा थ्रू द जीएफसी, ठीक है। डेट्राइटस फूड चैन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चैन। जो ग्रेजिंग फूड चैन है, डेट्राइटस फूड चैन में बी कनेक्टेड, जो यहाँ पे सॉरी 1 मिनट के लिए हटाएंगे फिर आप देखिए। डेट्राइटस फूड चैन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चैन एट सम लेवल। जैसे यहाँ पे हो गया, ये एक पेड़ हो गया, ये पेड़ अपना खाया पिया सारा चीज़ बनाया और इसका सब कुछ होने के बाद एक पत्ता गिर गया, तो ये पेड़ क्या था? ये पेड़ तो इसका पार्ट था ना, जीएफसी का पार्ट था ना, जीएफसी का पार्ट है ना। लेकिन अगर हम डीएफसी की बात करें तो डीएफसी में ये पत्ता गिरा तो पत्ते को अब डिकम्पोज करने की बात आ गई ना, तो डीएफसी डिपेंड होता है जीएफसी पे। ये हम कह सकते हैं कि डेट्राइटस फूड चैन में बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चैन एट सम लेवल, ठीक है। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ डीएफसी आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल एंड इन द नेचुरल and in a natural ecosystem some animal like cockroach, crow etc। ये सब क्या है? जो जीएफसी के होते हुए भी डीएफसी का काम करते हैं, जैसे काकरोच है, क्रो है, इन सब की बात करें तो आर ओमनिवोर्स, दोज नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चैन मेक अ फूड वेब। ये फूड वेब बना लेते हैं। हाउ वुड यू क्लासीफाई इन ह्यूमन बीइंग? यानी अगर हम बात करें तो यहाँ से हमने इसके पहले फूड वेब का अभी बताया था, तो इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये जान लो, ये प्लांट है, प्लांट का कोई पार्ट गिर गया, कोई पार्ट पत्ता गिर गया, इस पत्ते को तोड़ फोड़ के केचुए ने क्या किया? इसको बड़ा किया, मतलब छोटा छोटा करना चाहा। इस केचुए को खाने वाला कौवा, इस केचुए को खाने वाला कौवा, इस कौवे को खाने वाला कोई वोल्फ या डॉग या फिर स्नेक बना दें, तो ये फूड चैन और फूड वेब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड ही होते हैं। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ऑर्गेनिजम्स ऑक्यूपाई अ प्लेस इन द नेचुरल सराउंडिंग आर इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू दियर फीडिंग रिलेशनशिप विथ अदर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ प्लेस यानी जहाँ पे ये रहता है, इन द नेचुरल सराउंडिंग आर इन अ कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू दियर फीडिंग रिलेशनशिप विद अदर। चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे जहाँ भी रहता है, उसका जो संबंध होता है आपके अपने बगल के लिविंग ऑर्गेनिज्म से होता ही होता है, साथ में नॉन लिविंग से भी रिलेशनशिप होता है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि नॉन लिविंग भी होना चाहिए था, एबायोटिक भी होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ दियर न्यूट्रिशन और फूड, यानी अपने भोजन के लिए ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई अ स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चैन दैट इज नोन एज दियर ट्रॉफिक लेवल, और जिसके हिसाब से एक एक करके ट्रॉफिक लेवल अपना बनाते चले जाते हैं। फिर से बता दें, प्लेस्ड इन द फूड चैन दैट इज नोन एज दियर ट्रॉफिक लेवल, यानी एक दूसरे से अपने फूड के लिए, जैसे यहाँ पेड़ पे डिपेंड है कोई, इस पे डिपेंड है कोई, तो एक दूसरे से डिपेंड होने की जो लेवल है यही क्या बनाती है? ट्रॉफिक लेवल बनाती है। प्रोड्यूसर बिलोंग टू द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जो प्रोड्यूसर है ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आता है। हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आता है, और सेकंड एंड कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं, एंड टू द थर्ड। तो ऐसे कर करके एक एक ट्रॉफिक लेवल भी बनता चला जाता है। चलिए अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो प्रोड्यूसर है, अगर हम बात करें प्रोड्यूसर की,
जो प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में है, जिसमें फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्री, ये पॉइंट याद रख लेना, ये पॉइंट याद रखना। प्रोड्यूसर में फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है प्लांट, और इसमें कौन आता है, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास और ट्री। प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड ट्रॉफिक लेवल होता है, जो हर्बिवोर होते हैं ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, जूप्लैंक्टन, ग्रासहॉपर और काऊ। बर्ड्स, फिशेज और वोल्फ जो है थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, कार्निवोर्स होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर जो होता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल में आता है, टॉप कार्निवोर्स, मैन एंड लायन। क्लियर है? चलिए अब आ जाइए। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। यानी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने वाली है, द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट द सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो एनर्जी की लेवल है धीरे धीरे गिरने लगती है, ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज it is converted to detritus to dead biomass that serves as an energy source for decomposer। जब कोई पेड़ पौधा या कोई मर जाता है तो ये डिकम्पोजर्स के लिए एनर्जी का सोर्स बन जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिज्म इस ट्रॉफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल फॉर द एनर्जी डिमांड। और यहाँ से क्या होती है, जो लोअर ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी की डिमांड होती है वहाँ पूरी होती है। फिर से देख लो, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाई इट इज कन्वर्टेड टू डेट्राइटस आर डेड बायोमास। ठीक है, ये डेट्राइटस या डेड बायोमास में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये सर्व करते हैं एन एनर्जी सोर्स फॉर डिकम्पोजर्स के ये एनर्जी के सोर्स हो जाते हैं मरने के बाद। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल, अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल पे, डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रॉफिक लेवल। यानी अपने प्रत्येक, जैसे ये पेड़ पौधा हो गया, ये है T1, तो इससे बड़ा कौन हुआ, T2 हुआ, ये T2 हुआ, तो ये फूड के लिए इस पे डिपेंड है। फिर T3 है, T3 किस पे है, T2 पे है। तो हर जो ऑर्गेनिज्म है ये अपने ट्रॉफिक लेवल से लोअर ट्रॉफिक लेवल पे अपने एनर्जी के लिए डिपेंड होता है। ठीक है, चलिए। ईच ट्रॉफिक लेवल हैज़ अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एज द स्टैंडिंग क्रॉप। जितने भी, जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स है धरती पे, वो सभी स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती है। अगर हम बात करें हमारे घर में खाट है, बिस्तर है, चद्दर है, कंबल है, पेन है, कापी है, मोबाइल है, तो क्या ये स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगी? नहीं, ये स्टैंडिंग क्रॉप नहीं कहलाती है। स्टैंडिंग क्रॉप यहाँ पे कहलाएंगे मच्छर है, कीट फतिंगे हैं, हम हैं, ये सारी चीज़ें स्टैंडिंग क्रॉप कहलाती हैं। क्लियर है बेटा? चलिए। द स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड as the mass living organism or the number in a unit area। क्लियर है? The biomass of a species is expressed as a term fresh and dry। जो बायोमास होता है ये किसी ऑर्गेनिज्म का कैसे निकाला जाता है, उसके जो ड्राई वेट होते हैं उससे एक्सप्रेस किया जाता है। मेजरमेंट ऑफ बायोमास इज टर्म्ड ऑफ ड्राई वेट इज मोर एक्यूरेट। ड्राई वेट का मतलब, अब इसको हमें समझाना है क्यों, तो बता दें कि धरती पे चाहे जो भी ऑर्गेनिज्म लिविंग है सबके अंदर पानी होगा, तो पानी का जो रेट है वो सबके लिए एक बराबर कहलाएगा, लेकिन अगर उसको सुखा दिया जाए तो सुखाने पे सबका रेट अलग कहलाएगा। तो इसलिए ड्राई वेट ही बायोमास के लिए कैलकुलेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चैन इज रेस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्लो 10% ला। Only 10% of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level in nature। ये हमने पहले ही बता दिया था ये सारी चीज़ें कि प्रत्येक ट्रॉफिक लेवल से बस 10% एनर्जी क्या होती है, अगले ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होती है। डायग्राम में अभी समझा देंगे। ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल in nature। it is possible to have so many level producer, herbivorous, primary consumer, secondary consumer in grazing food chain। do you think there is any such initiation the detritus food chain। यानी यहाँ पे कौनों मरेंगे तो फूड चैन ही स्टार्ट होगा, यहाँ पे कोई भी मरेगा तो फूड चैन ही स्टार्ट होगा। ये आप ध्यान दीजिए। यहाँ से एनर्जी आई, पहले जो आती है वो प्लांट में आती है। इस प्लांट का 10% यहाँ जाएगा, बाकी 90% हीट के रूप में बाहर निकल जाएगा। फिर 10% इसमें आएगा, बाकी 90% हीट के रूप में निकल जाएगा। ये प्लांट के ऊपर डिपेंड है कीड़े मकोड़े, और ये
जो गौरैया है, ये पक्षी हैं, ये भी कीड़े मकोड़े को खा सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे जो ये है कीड़े मकोड़े, इनको खाने वाला इंसेक्ट है, इनको खाने वाला गिद्ध है, और गिद्ध इनको भी खा सकता है। तो इस प्रकार ये फूड वेब भी बना रहे हैं। चलिए, एनर्जी फ्लो थ्रू द डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल था कि कैसे कैसे यहाँ से एनर्जी फ्लो हो रहा है। अब इकोलॉजिकल पिरामिड, जो लास्ट आपकी पॉइंट बची है, यू मस्ट बी फैमिलियर विद द शेप ऑफ पिरामिड। आप अच्छे से फैमिलियर होंगे। द बेस ऑफ अ पिरामिड, द बेस ऑफ अ पिरामिड इज ब्रॉड एंड it narrows towards the apex. One gets a similar shape whether you express the food and energy relationship between organism. चलिए, अब हम बात करते हैं पिरामिड की तरफ आके। At different trophic level, this relationship is expressed the term of number, biomass and energy. अगर हम डिफरेंट लेवल पे बात करें तो डिफरेंट हमको क्या होती है पिरामिड देखने को मिल जाएगी। ये हम रिलेशन यहाँ से समझ सकते हैं। द बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर, यानी जो बेस है, ये नीचे वाली जहाँ भी हमको पिरामिड में दिखेगी, ये समझ लेना बेस बॉडी जो है ये प्रोड्यूसर को दिखाएगा। फिर आर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, वाइल द एपेक्स जो है ये टर्सरी हमको दिखाएगा या फिर टॉप लेवल ऑफ कंज्यूमर। द थ्री टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड आर यूजुअली स्टडीड। 3 टाइप का हमको एनसीईआरटी में पढ़ना है, पिरामिड ऑफ नंबर, बायोमास एंड एनर्जी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास बना हुआ एक पिरामिड है, तो ये क्या दर्शा रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल हो गया, ये नंबर ऑफ इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के हिसाब से, यानी नंबर ऑफ पिरामिड अगर हम बात करें तो पिरामिड ऑफ नंबर इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम ओनली 3 टॉप कार्निवोर्स। कितने हैं टॉप कार्निवोर्स पे? हमारे पास 3 हैं जो टॉप कार्निवोर्स कंज्यूमर हैं। इसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर में कितने हैं? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 3,54,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 7 लाख 8,000। फिर इसके बाद यहाँ पे कितने हो गए? 58,42,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 58,42,000। क्या मैथ में भाई बहुत हम कमजोर हैं, ये मत ध्यान दीजिएगा आप। चलिए, तो ये बता रहा है कि सबसे ज़्यादा नंबर में यहाँ प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा नंबर में प्रोड्यूसर है। नंबर जो पिरामिड दिखा रहा है, नंबर का पिरामिड, ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हम पिरामिड आपको बता दे रहे हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का पिरामिड कुछ ऐसे बन रहा है। सबसे ज़्यादा ग्रासलैंड इकोसिस्टम में घास ही तो होगा। इस घास पे रहने वाले प्राइमरी कंज्यूमर, आई मीन जो इंसेक्ट होंगे, वो थोड़ा सा इससे कम ही होंगे, और इंसेक्ट को खाने वाले बर्ड्स जो होंगे वो इनसे कम होंगे, और इनको खाने वाला स्नेक जो होगा वो उससे कम होगा, या ईगल जो बड़ी बाज होती हैं जो इन सबको खा जाती हैं, वो उससे कम होंगी। तो ये नंबर का पिरामिड था ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए। अगर हम बात करें ट्रॉफिक लेवल दूसरी, ड्राई वेट, यानी ये क्या है? पिरामिड ऑफ बायोमास है। पिरामिड ऑफ बायोमास की अगर हम बात करें तो कुछ ये भी ऐसे ही बना हुआ है। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो ये भी क्या है? इन्वर्टेड है। यहाँ पे इन्वर्टेड उसका भी था, इन्वर्टेड इसका भी है। पिरामिड ऑफ बायोमास ये किसके लिए बना है ये देख लेना जरूरी है। हायर ट्रॉफिक लेवल। अब देखिए यहाँ पे प्राइमरी में क्या है? प्राइमरी में सबसे ज़्यादा वेट है, फिर सेकेंडरी में, फिर टर्सरी में, और फिर टॉप में। तो ये पिरामिड कुछ इन्वर्टेड ऐसे बना है बायोमास का। लेकिन अभी आपको कुछ पिरामिड ऐसा भी मिलेगा जो कैसा, अपराइट या इन्वर्टेड। चलिए, यहाँ पिरामिड पे अब आप लोग हमको कमेंट कर करके बताएंगे। हमने अपराइट इन्वर्टेड बोल दिया था शायद ना, ये अपराइट है। चलिए, अपराइट है। अभी हम क्वेश्चन पूछेंगे आप लोगों से। फिर इन्वर्टेड पिरामिड, बायोमास का जो पिरामिड है ये आप लोगों को कैसा मिलता है? अपराइट भी मिलता है। जो नंबर का पिरामिड है, नंबर का पिरामिड जो है ये आपको कैसा मिलेगा? नंबर का पिरामिड अगर ग्रासलैंड इकोसिस्टम के लिए हम पढ़ेंगे तो अपराइट मिलेगा। बायोमास का पिरामिड हमको कैसा मिलता है? बायोमास का पिरामिड अगर हम पढ़ रहे हैं किसके लिए? हायर ट्रॉफिक लेवल के लिए, तो यहाँ पे हमको कैसा मिल रहा है? ये हमको 2 टाइप का मिलता है। एक मिलता है कैसा? अपराइट मिलेगा, एक इन्वर्टेड मिलेगा। इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास ये किसके लिए होता है?
ये एक्वाटिक होता है। बायोमास का जो एक्वाटिक हमको देखने को मिलता है, एक्वाटिक जो होता है वो इन्वर्टेड मिलता है। ठीक है, तो इन्वर्टेड मिलता है। क्यों मिलता है ये अब आप कमेंट करके हमको इसका बताएंगे। चलिए इसके बाद हम बात करें, फिर है इकोसिस्टम। एनर्जी का जो है हमेशा अपराइट ही होता है। एनर्जी का जो पिरामिड होता है हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है। यही जो एनर्जी का फ्लो है, यहाँ देखिए 10,000 जूल है, फिर 1,000 जूल, फिर 100 जूल, फिर 10 जूल। चलिए अब हम नेक्स्ट जल्दी जल्दी थोड़ा करेंगे। एनी कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट बायोमास आर नंबर हैज़ to include all organisms at that trophic level. No generalization we make will be true if we take only a few individual at any trophic level into account. Also, a given organism may occupy more than one trophic level simultaneously. One must remember that the trophic level represents a fraction level, not a species. As such, a given species may occupy more than one trophic level in the same ecosystem at the same time. Example, a sparrow is a primary consumer when it eat seeds. यानी स्पैरो जो है ये प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएगा जब ये सीड खाएगा, लेकिन वहीं पे जब ये दोनों चीज़ें खाने लगे, इंसेक्ट भी खाए वो भी खाए, तो सेकेंडरी कहलाएगा। तो ये भी पॉइंट ध्यान देने की है। फ्रूट, पीस एंड सेकेंडरी कंज्यूमर व्हेन इट ईट्स इंसेक्ट एंड वर्म्स। ठीक है, तो ये हम दोनों कह सकते हैं कि ये हो सकता है। कैन यू वर्क आउट हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल ह्यूमन बीइंग फंक्शन एट इन अ फूड चैन? फूड चैन में ह्यूमन का कौन सा है, ये हमको कमेंट करके अब आप बताइएगा। इन मोस्ट इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड्स ऑफ द नंबर ऑफ द एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। इन इकोसिस्टम ऑल द पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड जो नंबर का पिरामिड होता है, ऑफ एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट। दैट इज प्रोड्यूसर आर मोर इन नंबर and biomass than the herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores. Also, energy at a lower trophic level is always more than the higher trophic level. तो एनर्जी का क्या होता है, हमेशा ही अपराइट होता है। There are exception to this generalization if you were to count the number of insect feeding ऑन द बिग ट्री। अगर एक बड़े पौधे के लिए देखें तो इसका एक्सेप्शन मिल जाएगा। ये क्या होगा, अपराइट न होके इन्वर्टेड हो जाता है। ठीक है, नाउ एट द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ स्मॉल बर्ड्स डिपेंडिंग ऑन द इंसेक्ट आर आल्सो नंबर आर लार्जर बर्ड्स ईटिंग द स्मॉलर ड्रा शेप। यानी इसका कैसा हो जाएगा, हमने बता दिया ना, कुछ ऐसा इसका पिरामिड हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शन कहलाता है। चलिए इसके बाद, द पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। अब सी में जो होता है ये जनरली क्या होता है, इन्वर्टेड ही देखने को मिल जाता है समुद्र लेवल पे। बिकॉज द बायोमास ऑफ फिश फॉर एक्सीड दैट ऑफ प्लैंकटन इज नॉट अ पैराडॉक्स। यानी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जो प्लैंकटन्स होते हैं इनका बायोमास और एक बड़ी मछली का बायोमास आप समझ सकते हैं किसका ज़्यादा होगा। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर inverted, because when energy flow from the particular trophic level to the next trophic level, some energy is always lost at the heat each step. ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक स्टेप में घटता है। each bar in the energy pyramid indicates the amount of energy present at each trophic level in a given time or annually per unit area. तो ये एनर्जी के बारे में थोड़ा सा था बेटा। अब हाउ एवर देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड सच एज डज नॉट टेक अकाउंट द सेम स्पेसीज बिलोंग टू टू आर मोर ट्रॉफिक लेवल। यानी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ लिमिटेशंस दिखाते हैं कि however there are certain limitation of ecological pyramid such as ecological pyramid के limitation, it does not take into account the same species belong to two or more ट्रॉफिक लेवल में, दो या दो से अधिक ट्रॉफिक लेवल में अगर कोई पाया जा रहा है
तो इसके पिरामिड में कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इट एज्यूम्स अ सिंपल फूड चैन, समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर। जो It assumes a simple food chain, something that almost never exists in nature. It does not accommodate a food web. Moreover, फूड वेब क्या होता है, ज़्यादा अच्छा होता है फूड चेन की अपेक्षा, क्योंकि फूड चेन में अगर एक चैन टूटा तो सब लॉस कर जाएंगे, जबकि फूड वेब में ऐसा नहीं होता है। सैप्रोफाइट्स आर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड इवन दो दे प्ले अ वाइटल रोल इन इकोसिस्टम। सैप्रोफाइट्स जो होते हैं इनको इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई रोल मिला नहीं है, जबकि इनका मेन रोल होता है इकोलॉजी में। ये है समरी भाई। अब समरी अब आप अपने से अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हम दे रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, ये भी अगर आप लोग देखना चाहें तो आराम से वीडियो रोक के देख लीजिएगा। प्लीज़ ये बताइए वीडियो कैसा लगा। हमने कंटिन्यू आप लोगों का जो था ये इकोसिस्टम पढ़ा के कंप्लीट किया। सो प्लीज़ लोगों को शेयर करें, चैनल जितना शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें वीडियो को। आप लोगों के लाइक से हमको एनर्जी मिलती है और हमारी चैनल चलेगी। और कमेंट करके बताएं प्लीज़, क्वेश्चन जो हमने पूछा है वो भी, और प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लगा और लोगों को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो चाहिए कंटिन्यू कई चैप्टर के तो प्लीज़ कमेंट करके वो बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।